Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. I hope your preparation is going well. आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन सैम्पलिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। तो जैसे कि आपको पता है सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सैम्पलिंग से एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपके सैम्पलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप हमारा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स फॉलो करते हो तो आपको जो एग्जाम में डायरेक्टली इसी कंटेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हमारे कई स्टूडेंट्स का फीडबैक भी यही है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी कंटेंट से 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी। हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं और हम आपको गारंटी देते हैं इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ जैसे मैंने आपको बता दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499 एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। First question. A magazine conducts a survey and asks its reader to cut the questionnaire from the magazine, fill it and send it via post. It is a type of. इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल होगा। अब एग्जाम्पल में हमें ये गिवन है एक रिसर्चर ने मैगजीन के थ्रू सर्वे कंडक्ट करवाया जिसमें जो मैगजीन रीड कर रहे हैं उन रीडर्स को कहा कुछ क्वेश्चन फिल करने के लिए। क्वेश्चनियर्स मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन को फिल करने के लिए कहा एंड देन फिल कर उस क्वेश्चन को कट कर पोस्ट के थ्रू उनको वो सेंड करने के लिए कहा। सो ये कौन से टाइप का सैम्पलिंग का एग्जांपल होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर ने क्या कहा कि मैगजीन के थ्रू रिसर्चर ने सर्वे कंडक्ट करवाया जिसके थ्रू उसमें कुछ क्वेश्चंस थे और रिसर्चर ने कहा कि रिस्पोंडेंट्स को जो रीड कर रहे हैं मैगजीन उनको रिस्पॉन्स करने के लिए कहा और कहा कि वो पोस्ट से वो क्वेश्चन उनको सेंड कर दे। तो ये रिसर्चर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करा, रिसर्चर को ये इजी मेथड लग रहा था। सो ये रिसर्चर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहा कि मुझे ये इजी लग जाएगा कि मैगजीन में जो भी क्वेश्चन होंगे वो रीडर्स उसको फिल कर पोस्ट से सेंड कर देंगे। सो यहाँ पर रिसर्चर ने अपनी कन्वीनियंस को आगे रखकर सैंपल सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपका हो जाएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एग्जाम्पल। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप का मेथड होता है जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेता है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है जिसमें रिसर्च अपने पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे रिसर्चर को स्मोकर्स पर रिसर्च करनी है तो पॉपुलेशन में से जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हीं लोग को बस रिसर्च अपनी स्टडी में अपने सैंपल में सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा आपका पर्पसिव सैम्पलिंग। ये भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड होती है।
बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में रिसर्चर ने अपनी पर्पस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट नहीं करा, बल्कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? जिसमें रिसर्चर रिस्पोंडेंट से कहते हैं कि और दूसरे रिस्पोंडेंट्स को कलेक्ट कर लाओ। तो जैसे मान लो रिसर्चर को यहाँ पर स्टडी करना है कि जो लोग ड्रग एडिक्ट है, सो उनसे रिसर्चर क्या करेंगे ये, क्योंकि ऐसे तो लोग बाहर नहीं आएंगे, तो रिसर्चर बस जिनको जानते हैं एक पर्सन को बोल देंगे और वो पर्सन बाकी दूसरे पर्सन को सिलेक्ट कर लेकर आएगा जो ड्रग एडिक्ट है, जो ड्रग्स लेते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? जिसमें रिस्पोंडेंट दूसरे रिस्पोंडेंट्स को सैंपल्स को सिलेक्ट कर लाते हैं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में यहाँ पर रिसर्च अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग ये भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप का मेथड होती है, जिसमें रिसर्चर एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप्स पर स्टडी करते हैं और उस ग्रुप्स पे रिसर्चर स्टडी करते हैं कुछ इंटरवल्स पर, और उस ग्रुप के जिस पर रिसर्च कर रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो फिर एक और ग्रुप सिलेक्ट कर उस पर स्टडी करते हैं। तो सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में रिसर्चर ग्रुप्स पर स्टडी करते हैं। तो सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में रिसर्च अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो एग्जाम्पल गिवन है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, any numerical value calculated from sample data is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप सैंपल के डेटा से कैलकुलेट करते हो, सो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप सैंपल से कलेक्ट करते हो और कैलकुलेट करते हो सैंपल्स के डेटा से, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होती है? स्टैटिस्टिक में यूजुअली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो सैंपल्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपने सैंपल का हाइट मेजर किया, वेट मेजर किया, सो उसमें सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। एरर क्या होता है? कोई मिस्टेक, आपके डेटा में कोई मिस्टेक हो उसे हम कहते हैं एरर। सो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी बायस। यहाँ पर बायस मतलब झुकाव, यहाँ पर कोई झुकाव की बात नहीं हो रही है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन मतलब एवरेज, यहाँ पर कोई एवरेज की वैल्यू नहीं हो रही है यहाँ पर, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी हो रही है जिसको आप सैंपल्स के डेटा को आप कैलकुलेट करते हो, सो वो होता है आपका स्टैटिस्टिक, ना कि मीन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट, when the entire population is divided into a number of homogeneous groups or classes, it is known as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके इंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो होमोजेनियस ग्रुप्स में और क्लासेस में, देन आप उसको क्या कहोगे? सो रिमेंबर, अब आपकी जो इंटायर पॉपुलेशन है उसको आप होमोजेनियस ग्रुप में जनरली आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में डिवाइड करते हो। अब जैसा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजेनियस होती है। अब मान लो ये आपकी जो पॉपुलेशन है ये हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है। हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजेनियस है, जिसमें मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, सारे एज ग्रुप के लोग हैं। तो आपने क्या करा, उनको होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया, एक तरफ मेल हो गए, एक तरफ फीमेल हो गए, एक तरफ चिल्ड्रन हो गए। तो आपने यहाँ पर आपके जो हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है उसको होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। अब ये जो एक एक ग्रुप है इनको हम कहते हैं स्ट्रेटा। अगर आप आपकी इंटायर पॉपुलेशन है उसको होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर ले रहे हो, तो इस ग्रुप को और इस क्लास को आप कहते हो स्ट्रेटा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी क्या है? सैंपल। सैंपल क्या होगा? जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप सैंपल कहोगे। इंटायर पॉपुलेशन को अगर आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो तो उसको सैंपल नहीं कहोगे। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होते हैं? आपकी पूरी इंटायर पॉपुलेशन को आप कहते हो यूनिवर्स। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्ट्रेटा। अगर आप आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, देन उस एक एक ग्रुप को आप कहते हो स्ट्रेटा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सैम्पलिंग इंटरवल के इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सैम्पलिंग इंटरवल जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप किस इक्वेशन से डिटरमाइन करोगे। अब सैम्पलिंग इंटरवल होता क्या है?
आपको पहले ये पता होना चाहिए। सैम्पलिंग इंटरवल्स मतलब आप सैंपल्स को कितने इंटरवल्स पर कलेक्ट कर रहे हो। तो सैम्पलिंग इंटरवल्स आप जनरली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में यूज करते हो। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप किस तरीके से सैम्पलिंग इंटरवल करते हो। अब मान लो जैसे आपकी जो पॉपुलेशन है वो 100 है। अब आपकी जो पॉपुलेशन है पूरी 100 पॉपुलेशन है, तो आप 100 के 100 पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो 100 पॉपुलेशन है और आपको चाहिए जो मेरा सैंपल होगा वो सैंपल में सिर्फ 10 लोगों पर रिसर्च परफॉर्म करूंगा। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप कुछ इंटरवल्स पर, आपके पास पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से आप कुछ इंटरवल्स पर सैंपल सेलेक्ट करोगे। तो इस केस में आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल है जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय N। कैपिटल N जिसको आप पॉपुलेशन कहते हो, आपकी पॉपुलेशन मान लो इस केस में 100 है और सैंपल आपको 10 चाहिए, तो यहाँ पर आपकी जो k की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी k। सैम्पलिंग इंटरवल हो जाएगा आपका k। सो k की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 100 है, तो अगर आप पॉपुलेशन में से पहले पर्सन को सिलेक्ट करते हो तो आप 10 के गैप पर, आप 10 के गैप पर आप क्या करोगे, 10 का गैप लोगे और देन 11th वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। देन 11 वाले पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप 10 का गैप लेकर 21st नंबर वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। ऐसे ही आप 10 का गैप लेकर 31st वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। सो के जिसको आप सैम्पलिंग इंटरवल कहते हो, उसको उस फॉर्मूले को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना होता है, कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। कैपिटल N आपके पॉपुलेशन होंगी, कितनी टोटल इंटायर पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय n कि आपको पॉपुलेशन में से कितना सैंपल चाहिए, तो वो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। देन सैम्पलिंग इंटरवल की जो वैल्यू आएगी आपको उस इंटरवल से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर सैम्पलिंग इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, k इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन वेरिएबल इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पॉपुलेशन के जो वेरिएबल थे उसे हम क्या कहते हैं। अब पॉपुलेशन के वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो आप किसी पॉपुलेशन पर स्टडी कर रहे हो और उनके वेरिएबल्स पर स्टडी कर रहे हो, किसी पॉपुलेशन के वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स मीन जो हर बार वेरी होते रहते हैं, जो हर टाइम चेंज होते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। अब मान लो आप किसी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की आप एज मेजर कर रहे हो, उनकी हाइट मेजर कर रहे हो, उनका वेट मेजर कर रहे हो। सो हाइट, एज, वेज ये हर टाइम वेरी करने वाली चीज है जो हर बार चेंज होते रहते हैं। जैसे एज आपकी हर बार चेंज होती रहती है। अगर आपकी एज 18 है, 19 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो हर बार आपकी एज क्या हो जाएगी, चेंज होते रहेंगे, आपकी एज एक ही नहीं होंगी। देन उसी तरीके से हाइट भी आप जैसे बड़े होते रहते हो आपकी हाइट बढ़ती है, उसी तरीके से वेट भी। सो पॉपुलेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए क्या है, हमें गिवन है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक हमें सैंपल से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी वेरिएबल्स एंड ऑप्शन डी इज कांस्टेंट। वेरिएबल जो हर बार चेंज होते रहते हैं और कांस्टेंट ऐसी चीज जो हमेशा कांस्टेंट है, जो हमेशा सेम रहने वाली है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो जो पॉपुलेशन के वेरिएबल्स होते हैं उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड all the elements of population with proper identification that is available for selection at any stage of sampling is called। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है कि डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में आपको ये गिवन है कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस वे में और उस एलिमेंट से आप आपका सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये कौन से ऑप्शन की डेफिनेशन होगी हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो मान लो यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे आपको इस डेफिनेशन में बताया हुआ है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मतलब आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपके पास सारे पॉपुलेशन के मेंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब उनका नेम, एड्रेस, प्रॉपर वैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और यहाँ से आप आपका सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। सो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड इस लिस्ट से आप सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे। तो ये हो जाएगा आपका
ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन। सो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, जिसमें आपके पास एक लिस्ट होती है, उसमें पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करते हो एंड यहाँ से आप आपका सैंपल सेलेक्ट कर देते हो। सो सैम कहेंगे सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है सैंपल। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन में से आप जिस लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो वो आपका सैंपल बन जाता है। यहाँ पर आपके पास कोई एलिमेंट्स, उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, सैंपल के एक एक पर्सन को आपका हो गया, इंडिविजुअल कोई पर्सन को आपका हो गया, वो आपकी सैम्पलिंग यूनिट है। सो ये सैम्पलिंग यूनिट की भी डेफिनेशन नहीं है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होगा, पॉपुलेशन, जिसमें आप जिसके थ्रू आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, पॉपुलेशन में से आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये पॉपुलेशन की और ये यूनिवर्स की डेफिनेशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which one of the following is an example of sampling error? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग एरर का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब सैम्पलिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जिसमें जो आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को, आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो होता है आपका सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जो रिसर्चर से सर्विस के थ्रू होती है, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पर होती है, या फिर सैंपल्स लेते टाइम पर रिसर्चर से कोई मिस्टेक्स हो जाती है। जब रिसर्चर सैंपल कलेक्ट करते हैं उस टाइम पर रिसर्चर से मिस्टेक हो जाती है, तो वो हो जाएगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, एरर एट द टाइम ऑफ कोडिंग एंड टैबुलेशन। तो एरर ऐसे टाइम पर जब कोडिंग और टैबुलेशन, मतलब रिसर्चर को इंफॉर्मेशन मिल गई रिस्पोंडेंट से और रिसर्चर अपने टेबल फॉर्म में और रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा है, तो उस टाइम पर रिसर्चर से मिस्टेक्स हो रही है, तो ये एरर आपका नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल नहीं है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल है। देन ऑप्शन बी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन बाय रिस्पोंडेंट। सो रिस्पोंडेंट ने रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये सर्विस के थ्रू हो जाएगा, रिसर्चर सर्विस के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और रिस्पोंडेंट्स ने रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये भी आपका नॉन सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल होगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, सैम्पलिंग फ्रेम एरर। सैम्पलिंग फ्रेम एरर क्या होता है, पहले तो सैम्पलिंग एरर आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, क्या रिसर्चर अपने रिसर्च में एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और इस लिस्ट का यूज करते हुए रिसर्चर सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो रिसर्चर जब सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं, जब लिस्ट बनाते हैं पॉपुलेशन की, उस टाइम पर रिसर्चर से कुछ मिस्टेक हो जाएगी, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिसर्चर फिल कर लेंगे लिस्ट में, तो ये एरर, ये भी नॉन सैम्पलिंग एरर का होगा क्योंकि ये रिसर्चर से हो रही है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, सैंपल नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे सैंपल जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, सो ये आपके आएंगी सैम्पलिंग एरर में। सो ये ऑप्शन डी आपका सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सैम्पलिंग नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। बिकॉज सैम्पलिंग एरर ही ये होता है कि आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिमेंबर, सैम्पलिंग में दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, आपके जो सैंपल्स है, आपने जो भी सैंपल लिया होगा वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ओके, आपने ऐसे सैंपल चूज कर लिया है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब मान लो आपको स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर स्टडी करने, और आपने ऐसे सैंपल्स ले लिया जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट आ जाएगा इस केस में। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है, आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है,
जिसमें अगर आप जो सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हो, सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो, उस टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है वो होगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर्स में। जैसे आपके जो रिस्पोंडेंट ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आपने जो इंटरव्यूज कंडक्ट किया होगा, इंटरव्यूज के थ्रू जो आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहे हो, आपने कुछ रिकॉर्डिंग में आपने जो आप रिस्पॉन्स उनके रिकॉर्ड कर रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो ये आपके नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। तो नॉन सैम्पलिंग एरर को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि जब हम हमारा सैंपल साइज ज्यादा लेंगे तब आप हो सकता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स कम हो जाए। अब मान लो जैसे 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 सैंपल्स ले लिया, 100 पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और 100 में से आपने 90 मेंबर्स ले लिया और उन पर स्टडी परफॉर्म करा जो कि आपका सैंपल है। इस केस में आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट हो जाएंगे। ओके, इस केस में आपकी जो स्टडी होंगी वो 90% रिजल्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे, 90 टू 92% आपके रिजल्ट होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा आपके सैंपल साइज होगी उतने ज्यादा आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस एरर्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a researcher wishing to draw a sample from sequentially numbered invoices uses a random starting point, then draws every 58 invoices, he or she has thus drawn a sample. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक रिसर्चर है और उस रिसर्चर को अपना सैंपल लेना है। तो रिसर्चर के पास एक नंबर ऑफ इनवॉइसेस है। नंबर ऑफ इनवॉइसेस का मतलब होता है बिल्स। जैसे आपने कोई आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपके पास बिल होता है। तो एक रिसर्चर है, उनके पास मान लो बहुत सारे बिल्स होंगे, थाउजेंड्स में बिल्स होंगे। तो रिसर्चर ने उन बिल्स में से रैंडमली एक बिल को सिलेक्ट कर लिया, एक रैंडम पॉइंट पर एक बिल को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद रिसर्चर ने ये डिसाइड करा कि मैं एवरी 58 बिल सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएंगे और उस पर मैं स्टडी परफॉर्म करूंगा। ओके, तो ये सैम्पलिंग कौन से सैम्पलिंग के अंडर आएंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर यहाँ पर रिसर्चर ने क्या करा कि रिसर्चर ने एक बिल सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। रिसर्चर के पास थाउजेंड्स में बिल्स होंगे मान लो, और उस बिल्स में से रिसर्चर ने एक बिल आपका रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। मान लो यहाँ पर इतने सारे पर्सन्स के बिल्स है मेरे पास, मैंने एक रैंडमली इस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। इस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद रिसर्चर ने एवरेज 58 बिल सिलेक्ट कर लिया। इस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद 50 बिल छोड़कर 51st नंबर पर जो बिल आएगा वो उस पर्सन को सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसी तरीके से अगेन 50 छोड़ के 51st नंबर पर जो पर्सन का बिल आएगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही रिसर्चर लोगों को सिलेक्ट कर लोगों के बिल्स को सिलेक्ट कर लेगा और वो उनका सैंपल बन जाएंगे और इस पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो ये कौन सी रिसर्च में ये कौन सी सैम्पलिंग में आ जाएगा आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। रिमेंबर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो एक इंटरवल पर अपने सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो कि आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि मैं हर 58 छोड़कर 51st वाले को 51st बिल में सिलेक्ट कर लूंगा, 51st वाले पर्सन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लो, आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से जा रहे हो। सो आपका आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, जहां पर एक आप पहले एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हो, देन उसके बाद आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो कि आप कौन कौन से इंटरवल पर आपका सैंपल सिलेक्ट करने वाले हो। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी क्या गिवन है, सिंपल, रैंडम, सिक्वेंशियल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो ये तीनों सैम्पलिंग मेथड में आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। रिमेंबर, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप पहले आपका जो एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, देन आप पहले इंटरवल डिसाइड कर लेते हो उसके बाद कि आप कितने नंबर्स पर अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, देन आप सिलेक्ट करते हो और वो आपका सैंपल बन जाता है एंड देन उस पर आप स्टडी परफॉर्म करते हो। सो ऐसा आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में करते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट, probability of drawing a random sample of size n from a population of n units using SRSWOR is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज कर SRSWOR, देन प्रोबेबिलिटी क्या चांस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कितने पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट हो सकते हैं, तो उसका हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, मैंने आपको जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर
कुछ कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएगा SRSWOR होता क्या है। सो रिमेम्बर SRSWOR होता है आपका सिंपल, S for simple, R for random, simple random, again S for sampling, W for with, and O for out, without, simple random sampling without replacement. Okay, तो इसका फुल फॉर्म होता है SRSWOR का फुल फॉर्म होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अगर आपके पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे, फिर से पॉपुलेशन में फिर से उस मेंबर को नहीं भेजोगे। तो आपने ये मेथड यूज कर पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट कर लिया, तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो आप फॉर्मूला यूज करते हो 1/, यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए आप कभी भी आपको याद रखना है पॉपुलेशन के लिए आप कैपिटल N यूज करते हो, तो यहाँ पॉपुलेशन है आपकी। देन C फॉर चूज, कि आप पॉपुलेशन में से कितने लोग को चूज कर रहे हैं, सो यहाँ पर आप पॉपुलेशन में से आप N मतलब N सैंपल चूज करोगे, सो ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितना चांस होंगे कि पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट होने के, सो कभी भी प्रोबेबिलिटी आता है तो 1/, आ जाता है। सो 1/, कैपिटल N C स्मॉल n, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।